देखिए मेजोमेरिक इफेक्ट, देखिएगा मेजोमेरिक इफेक्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए कंजुगेशन इफेक्ट या कंजुगेशन सिस्टम, कंजुगेशन सिस्टम। मेजोमेरिक इफेक्ट ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा भाई, कंजुगेशन सिस्टम। इसमें लिखिए इफ any one of the following conjugation system, if any one of the following conjugation system if any one of the following conjugation system is present, then resonance effect is also called as mesomeric effect. Mesomeric effect. If any one of the following conjugation system is present in resonance effect, then it is also called as mesomeric effect. Present, then respect is also T. Also called as mesomeric effect. अब लिखिएगा कंजुगेशंस भाई, पहला लिखिए पाई गैप पाई, लिखो भाई पाई गैप पाई, पाई गैप पॉजिटिव, पाई गैप निगेटिव, पाई गैप लोन पेयर, पांचवा लिखिएगा पाई गैप फ्री रेडिकल, पाई गैप फ्री रेडिकल। नेक्स्ट लिखिए पाई गैप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, पाई गैप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। नेक्स्ट लिखिएगा पाई गैप 3D वैकेंट ऑर्बिटल, पाई गैप 3D वैकेंट ऑर्बिटल। नेक्स्ट लिखिए लोन पेयर गैप पॉजिटिव चार्ज, क्या दिख रहा है आप लोगों को, लोन पेयर गैप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। नेक्स्ट लिखा लोन पेयर गैप 3D वैकेंट ऑर्बिटल। नेक्स्ट लिखा निगेटिव गैप पॉजिटिव, निगेटिव गैप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, निगेटिव गैप 3D वैकेंट ऑर्बिटल। अगर इसमें से कोई भी कंजुगेशन आपको मिल गया, उसी इफेक्ट का रेजोनेंस इफेक्ट का नाम क्या हो जाएगा भाई आपका, मेजोमेरिक इफेक्ट। 10 वाला क्या वही लीजिए अपने मन से, लोन पेयर गैप 3D वैकेंट ऑर्बिटल, कहां पे भाई 3D वैकेंट ऑर्बिटल,
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, एग्जांपल सबका लिख रहे हैं। नोट कर लो भाई। बोलिए भाई। आप लोग इसमें जो आप लोगों को नोट करना, वो कौन सा नोट करना भाई, वो देख लीजिए। सब नोट नहीं करना, ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ आपका इम्पोर्टेंट कौन सा है भैया, आपका सिर्फ 1 से लेकर के 5 तक आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट 1 से लेकर के 5 तक। और एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा, लोन पेयर गैप पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, ये जो 8 नंबर है ना, 8, 1 से 5 और 8, यही आपके सिलेबस में मिलेगा मेडिकल में। ठीक है भैया। क्या क्या पूछा था आपने? क्वेश्चन आपने कहा था कि ये पढ़ाया है ये सिलेबस में। हाँ सही बात है, मैंने नहीं पढ़ाया था उसको। टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे। तो मैंने पहले ही बोला था, जब पढ़ा था उसी से मैंने बोला था, मैंने कंफर्म नहीं पढ़ाया है। जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन पढ़ा देंगे, या किस दिन दोनों बैच को कंबर्स करके पढ़ा देंगे। चलो आगे फिर उसी क्या बोल सकते हैं भैया आप लोग, मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स। फिर से सुनिए, रेजोनेंस सभी मॉलिक्यूल्स में होगा, जो रेजोनेंस है आपका वो सभी मॉलिक्यूल्स में होगा। बट यदि कुछ मॉलिक्यूल्स में यदि कंजुगेशंस आ गया, तो जिसमें जिसमें कंजुगेशंस आएगा उसे क्या नाम दे दिया जाएगा भैया आपका, मेसोमेरिक इफेक्ट। उसमें नाम क्या दे दिया जाएगा, मेसोमेरिक। जैसे आपने मिनरल्स का नाम सुना होगा, ओर्स का भी नाम सुना होगा। तो मिनरल्स से ही ओर्स ऑब्टेन किए जाते हैं, मिनरल्स से ही ओर्स ऑब्टेन किए जाते हैं ना। तो सभी ओर्स मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं, बट क्या सभी मिनरल्स से ओर मिलता है? तो सभी स्ट्रक्चर्स आपके रेजोनेंस होंगे। तो जिस स्ट्रक्चर में कंजुगेशंस होगा उसे क्या बोला जाएगा भाई? तो जितने भी मेसोमेरिक होंगे वो किसके पार्ट होंगे भाई? रेजोनेंस के। लेकिन सभी रेजोनेंस में मेसोमेरिक नहीं होगा। क्या इतना आप लोग सुन पा रहे हैं, या अभी भी डाउट कंफ्यूजन हचपच है? फिर से देखिए, रेजोनेंस सभी मॉलिक्यूल्स में है, रेजोनेंस आपका सभी में है,
यदि उसमें कंजुगेशंस आ गया और अगर वो इस टाइप का कंजुगेशंस है तो सर उसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, मेजोमेरिक इफेक्ट। उसी को नाम क्या दे दिया जाएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट। चले आगे, फिर यहाँ भी डाउट है कुछ। अब हम लोग आगे जो स्टडी करेंगे तो वहां पर सिर्फ रेजोनेंस बोला जाएगा, सिर्फ क्या बोला जाएगा, मेजोमेरिक, वरना फिर हचपच होगा। हचपच ये होगा कि सर कब रेजोनेंस होगा और कब। तो हमें जो भी नीट के क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी में, सिर्फ आपको रेजोनेंस लिखा मिलेगा, मेजोमेरिक लिखा नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग जो भी अब पढ़ेंगे अब वो क्या पढ़ेंगे भैया, आपका रेजोनेंस। हेडिंग लिखेगा फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। क्या ये मिटा सकते हैं भाई 13 टाइप का? बट आपने इसमें से अगर कहीं पढ़ा भी होगा 12th में या कहीं भी, तो सिर्फ 5 ही पढ़ा होगा इसमें से आपने। यदि आपने कहीं पढ़ा होगा भैया तो सिर्फ कितने पढ़े होंगे इसमें से, सिर्फ 5 पढ़े होंगे आप, ये 13 नहीं पढ़े होंगे। 13 पढ़ने का मतलब इसमें है कि फिर आपके जेईई के सवाल आ जाएंगे इसमें फिर। और हमने जो भी थोड़ी देर पहले आपको जो डायग्राम बताया था एनर्जी लेवल का, आपने देखा था, है ना, वो सब जो बुक क्वेश्चंस है वो फिर आपको मिलेगा जेईई में। जीआरबी की जो बुक आती है ना, जीआरबी की, उसमें वो सब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। जीआरबी की बुक है, हिमांशु पांडे की बुक है, उसमें वो सब डायग्राम लेवल का है। यदि आपके पास बुक है तो लाइए, ना क्वेश्चंस बने तो बोलिएगा फिर। प्रदीप में भी मुझे नहीं पता प्रदीप में वो डायग्राम है, वो डायग्राम हिमांशु पांडे में है, जीआरबी में है, एमएस चौहान में है, लाइए फिर उसको। आप झूठे नेगेटिव सोचते हैं। किसी मेडिकल किसी मॉड्यूल में डायग्राम नहीं है, लाइए ओपी टंडन लेकर के भाई, तभी ना आप बस गुस्सा होकर के सोचते हैं कि 4 सवाल दे देते हैं। चलिए अब न मिलना वो आपका मैटर है, क्यों भैया। चलिए लिखिए फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे आप लोग, वो कैसा इफेक्ट था, परमानेंट। क्यों परमानेंट था भैया आपका वो, क्यों परमानेंट था भाई, तो बताना ही नहीं चाहते कुछ भी यार। इलेक्ट्रॉन का पहली बार झूठ आपने बोला, झूठ बोलना सुधर जाइए आप, गुस्सा मत होइएगा। ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट दोनों टर्म में डिफरेंस है भैया। जहां ट्रांसफर होता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे अभी कल एक सवाल आया था टाइटोमर का, पता नहीं हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम में था। एक में दिया था माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, एक में दिया था डीलोकलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बहुत से बच्चों ने माइग्रेशन लगाया, बहुत ने हाइड्रोजन लगा दिया, डीलोकलाइजेशन। तो ट्रांसफर नहीं बोलिएगा, क्या बोला जाता है उसके लिए, और मैंने कॉपी में भी लिखवाया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इंडक्टिव को परमानेंट क्यों बोलते थे, क्यों बोलते हैं भाई इंडक्टिव को। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए उसको परमानेंट इफेक्ट बोलते थे। और आपने वहां एक और टर्म लिखा था कि सर जो इंडक्टिव होता है वो वीकर इफेक्ट होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है भाई आपका, वीकर इफेक्ट होता है। क्यों वीकर होता है, क्योंकि वहां से डिस्प्लेसमेंट होता है। वहां से क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट समझते हैं आप, पूरा बॉन्ड का क्लीवेज सिर्फ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था, जिसमें आपने पढ़ा था प्लस आई और। तो वैसे इसमें लिखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक परमानेंट इफेक्ट। कहां से लाई भाई आप मास्टर, घर से लाई हैं। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा दोस्त,
परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इसे क्यों बोला जाता है? यदि कहीं भी कंजुगेशंस है, कहीं भी क्या भैया कंजुगेशंस, तो श्योर है कि वहां पे क्या लगेगा आपका रेजोनेंस। क्या लगेगा भाई? रेजोनेंस। वो हमने मिटाया नहीं है, हम लोग मेजोमेरिक नहीं बोलेंगे, अब सीधे एक ही बात बोलेंगे, क्या? रेजोनेंस। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपने भाई? परमानेंट। दूसरा देखिए, अब आपका पॉइंट बोलने का जो आप बोलना चाहते थे। देखिए, प्रोड्यूस थ्रू द parallel delocalization of parallel delocalization of pi electron, ब्रैकेट में लिखिएगा थोड़ा सा, इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, if lone pair involved in resonance, then called pi bond, इस लाइन का एग्जांपल बता दें आपको। जैसे एग्जांपल आप देखिए यहां पे क्या लिखा है, ठीक चलिए। आप बताओ भाई, आप ही बताओ, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलिए। sp3, यहां में फिर बताइए sp3। आप बताओ भाई, कोई भी आप लोगों में से, यहां पे क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अब आपने लिखा कि सर इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन, देखिए आपका ये पाई गैप ये रेजोनेंस में आ गया ना, तो ये किस में बीजिए भाई आपका, इसलिए हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, इसलिए यहां पे क्या आएगा आपका, ये मीनिंग था यहां लिखने का कि अगर आपका लोन पेयर हो या निगेटिव हो, वो किस में इन्वॉल्व है भाई, उसे भी हम क्या काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन, जो भी आप चाहते हैं। थर्ड कंडीशन लिखिए, थर्ड। तीसरा आपको समझ के लिखना भाई, इंडक्टिव को आप लोग वीकर इफेक्ट क्यों बोलते थे? इंडक्टिव को आप वीकर इफेक्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था, जबकि यहां पे लिखा है प्रोड्यूस थ्रू द पैरेलल डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी यहां किसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है? सीधे पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना, जबकि वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस था। वहां पे क्या था भाई आपका, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस, जबकि यहां पे क्या है आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लिखिएगा फोर्थ पॉइंट, सर ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा भाई, यदि निगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस में हो, किसमें हो,
निगेटिव चार्ज, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट। यदि आपका निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो वो संकरण में काउंट नहीं होगा। लिखिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में निगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में क्या लिखेगा भाई, निगेटिव चार्ज, नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, not count in hybridizations। 6 पॉइंट लिखिएगा, सॉरी 5 लिखिएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स या ब्रैकेट में लिखिएगा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स या ब्रैकेट में क्या लिख लीजिए भैया आप लोग, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, charge structures। ये बताओ भाई, ये आपका A है और ये B, इसमें कौन स्टेबल होगा? क्यों ये स्टेबल होगा? क्योंकि वो आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर। देखिए भाई, सेट पॉइंट और आप लोग देखो, इसमें कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं वहां से 5, अच्छा इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? तो जहां जितना ज्यादा बॉन्ड होगा वो उतना स्टेबल होता है, जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड होगा वो उतना ज्यादा, बट हम लोग वो पॉइंट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वैसे इसी से क्लियर हो जाता है, इसलिए लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, resonating structure with complete octet, resonating structure with complete octet, is more stable than incomplete octet, यानी जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या होगा भाई आपका मोर स्टेबल होगा, किससे? जहां पे आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब बोलो भाई इसमें कौन स्टेबल होगा, ए या बी? बोले भाई ए होगा या बी? क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? बोलो भाई, बोलिए। चलिए यहां देखिए, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। पॉजिटिव है तो 3, कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 और 3, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है क्या भाई? यहां देखिए
ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो 5, कितने बॉन्ड बना रहे हैं 3, यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्त? अब बोलिए कौन स्टेबल होगा उसमें? बोलिए भाई कौन स्टेबल होगा इसमें? हमने कहा था ना आप लोगों से कि पहली गलती करेगा तो माफ कर दिया जाएगा, पर दूसरी गलती करेगा तो मार दिया जाएगा। हाँ इसने गलती किया कि इसमें कौन सा चार्ज है ना भैया गलत, बट उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्त है कि सर यहाँ पे ऑक्टेट, देखिए पहली गलती उसने किया कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव, लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे अगर दूसरी भी गलती कर दिया तो नोट हो गया भाई। चलिए क्या मिटा सकते हैं इसको? दिख रहा है आपको इसके नीचे अभी आप लोगों को? लिखिएगा निगेटिव चार्ज, जैसे जितना कंडीशंस आपने अभी पढ़ा है, अगर ये सब कंडीशंस आइडेंटिकल हो, क्या हो, उसके बाद अगर कंडीशंस दे लिखेगा निगेटिव चार्ज, कैसे लिखेंगे निगेटिव चार्ज, ठीक, निगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन should be present on more electronegative atom and positive charge should be present on lane, lane means less electronegative atom, ये ऊपर मिटा दें। अब यहां देखिए अगर हम इसको यहां शिफ्ट किया तो इधर आ जाएगा, ये ए है और ये क्या भैया आपका? अब बोलिए इसमें कि चार्ज है क्या? दोनों में चार्ज है। यदि चार्ज है तो क्या चेक कीजिए भैया आप लोग? ऑक्टेट। बोलिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, निगेटिव है तो 7, कितने बॉन्ड बने हैं? ऑक्टेट यहां कंप्लीट है, यहां चेक कीजिए। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो प्लस कितना बॉन्ड बनाया है? तो 7 हो जाएगा। एक सेकंड, यहां पे H रहेगा, हमने लिखा नहीं है। अरे भाई देखे ना यहाँ पे ये H होता ना ऐसे, एक सेकंड मैंने गलत काम लिखा है। अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा है ना, मैंने H नहीं लिखा है। यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन होगा बट मैंने वो लिखा नहीं है। तो जैसे यहां लिखे वैसे यहां भी है, यहां भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट। एक सेकंड, ये ट्रिपल बॉन्ड करिए, अब सही हो जाएगा। अब सही हो गया क्योंकि यहां कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है ना, और इसका भी 3 हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 5 1 6 हो गया प्लस 2 8 हो गया। तो यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट और यहां भी ऑक्टेट। अब हम लोग किससे देखेंगे भाई? निगेटिव चार्ज कौन रखेगा अच्छे से? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन इसमें स्टेबल होगा? फिर ए किससे स्टेबल होगा? बी से। बोलिए भाई ए स्टेबल होगा किससे? बी से। या फिर इसी सवाल को देखिए कैसे दे दिया जाएगा आपको। अब बोले इसमें अगर पूछे स्टेबिलिटी ऑर्डर तब क्या बताइएगा आप लोग? इसमें क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा।
क्वेश्चन आप लोगों को। अब यहां नेगेटिव देखिए किस पर है, कार्बन पे। जब इसे यहां शिफ्ट कीजिएगा तो नेगेटिव किस पर आएगा आपका, फिर जब यहां शिफ्ट कीजिएगा तब नेगेटिव किस पर आएगा भाई। अब इन दोनों में कौन स्टेबल हुआ आपका, बोलिए भाई। अच्छा, फिर जब इसको यहां शिफ्ट कीजिएगा तब नेगेटिव किस पर आएगा। अब स्टेबल कौन होगा आपका, बोलिए। तो साहब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर आपका, CB। लेकिन दिया रहेगा इस पर नेगेटिव नहीं, इस पर दे दिया जाएगा। तो क्या कॉमन सेंस यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए भाई। अगर यहां दे देगा तो आप लोग आसानी से लगा लेंगे, इसलिए आपको कहां दे दिया जाएगा, इस कार्बन पे, ताकि एक स्टेप आप अलग सोचिए। फिर चलिए आगे चले भाई, मिटा दें इसको। नेक्स्ट देखिए भाई, एक्सटेंडेड कंजुगेशंस। देखिए, एक्सटेंडेड कंजुगेशन इज मोर स्टेबल। कितना नंबर हुआ था ये, देखिएगा। एक्सटेंडेड कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशंस। क्रॉस कंजुगेशंस। अब बोलिए भाई, इस पे कौन स्टेबल होगा आप लोगों का, क्रॉस बीज। देखिए, ये भी अपना शिफ्ट करना चाहेगा, ये भी अपने एक ही साथ शिफ्ट करना चाहेगा। जबकि यहां पे क्या भाई, पहले ये शिफ्ट होगा, फिर पॉजिटिव यहां पे आएगा, फिर ये शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहां आएगा। इस पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। हो गया भाई, एक पॉइंटर लिखिएगा, मोर इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव रेजोनेंस। मोर इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव रेजोनेंस। ये लिख लेना भाई। अगर कहीं भी आपका 2p है तो सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस होगा। अगर 2p 3p है तो थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, बट अगर 2p और 4p या फिर 2p और 5p है तो क्या होता है आपका, लेस इफेक्टिव इन रेजोनेंस। क्यों सर, वो भी देख लीजिए सर जी, आपने सही पूछा क्यों। यदि आप देखिए पाई ऑर्बिटल, दूसरा भी वही पाई ऑर्बिटल हो, ये भी 2p और ये भी 2p, जब सेम साइज होगा तो डीलोकलाइजेशन आपका इजी होगा। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मान लीजिए 2p और 3p थोड़ा डिफरेंस है तो सर ठीक है, थोड़ा डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2p और ये मान लीजिए 4p आ गया, या फिर आपका 5p आ गया,
अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसलिए वहां उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा। जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना ही अच्छा आपका बॉन्ड बनेगा, और जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा उतना ही अच्छा आपका डीलोकलाइजेशन होगा, और जितना अच्छा डीलोकलाइजेशन होगा उतना स्ट्रांग इफेक्ट लगेगा आपका, उतना ही स्ट्रांग आपका। अच्छा, हमने एक बार पॉइंट लिखा था डीलोकलाइजेशन ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल, देखा आप लोगों ने कहां लिखा था मैंने? डीलोकलाइजेशन ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल। क्या आप लोग यहाँ डायग्राम बना सकते हैं क्या ऑर्बिटल का अपने से? तो आप लोग अल्कीन का नाम सुने भाई कभी? अल्कीन का अगर यहां क्या बनाने हो आपको भैया इसके ऑर्बिटल डायग्राम, तो यहां देखिए जो पाई बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन कार्बन के बीच में। बोलिए भाई, ये ना आपका पाई बॉन्ड है, लेकिन जब यहां पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तब कैसे बनेगा? यहां जब पाई बनेगा तो कैसा बनेगा पाई आपका? बोलिए भाई। चलो पी सबसेल का नाम सुने आप लोग, पी उपकोष का। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? कौन कौन? पी एक्स पी वाई। और हमें आप ये बताओ कि सर ये जो पी आर पी सब सेल है क्या है? इसमें हमने कहा सर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, उनका नाम क्या बताया आप लोगों ने? पी एक्स पी वाई। और मुझे लगता है जो पी से डंबल होते हैं, कैसा होता है? अब ये पी एक्स पी वाई पी जेड का क्या मतलब है? पी एक्स पी वाई पी जेड का क्या मतलब है? अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नाम सुना होगा तो शायद कुछ याद आ रहा हो। बोलिए भाई, पी एक्स पी वाई पी जेड का क्या मतलब है? अगर एक जो डंबल बनेगा किस एक्सिस से बनेगा आपका? दूसरा डंबल कहां बनेगा? अपने मन से बताओ। एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? अगर एक्स ऐसे होगा तो वाई ऐसे होगा क्या? बोले भाई इधर शारजा से है भाई। अगर आपने दोस्त कहा कि अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो वाई इसके परपेंडिकुलर होगा क्या? तो भाई अगर मान लो जेड होगा तो वो क्या होगा? ऐसे नहीं होगा भाई। अगर ये ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, तो ऐसे होगा क्या? इस तरह से देखिए। ये आपको कौन सा एक्सिस मानते हैं इसको बताइए आप लोग? ये क्या हो जाएगा फिर आपका? तो जो इधर है वो क्या हो जाएगा? उसको 3D में और रिप्रेजेंट कीजिएगा तो जेड एक्सिस होगा कि नहीं? तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे बताइए? परपेंडिकुलर होंगे ना। अब अपने मन से बताओ भाई, अगर ये एक्स एक्सिस है दूसरा क्या बनेगा? वाई। अब अगर हमको इसके सामने ओवरलैपिंग कराना है, इसके सामने कैसा ऑर्बिटल होना चाहिए? तभी तो इसमें ओवरलैपिंग होगा भाई। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके सामने कौन सा होना चाहिए? तभी आपका हेड एंड हेड ओवरलैपिंग होगा। और कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई आपका? अब ये देखिए परपेंडिकुलर है ना भैया, तो इसके सामने कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? तभी आपको ये देखिए साइड में जो ओवरलैपिंग होगा। और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? बोलिए भाई, क्या बड़ा कर रहे हैं आप लोग। अब यहाँ ये देखिए जो कार्बन सर जी ये 2 पाई बना रहा है क्या? इधर भी पाई बना रहा है। और मान लीजिए हम लोग अपने मन से इसका एक कौन सा लेना चाहते हैं? आप इधर पाई के साथ ये कार्बन का कौन सा पी ऑर्बिटल यहां लेना चाहते हैं? इसके साथ जो पाई बना रहा है ले लीजिए पीजेड। अगर इस हम लोग यहां जो ले रहे हैं वो पीजेड ले रहे हैं दोस्त, क्या ले रहे हैं? तो इधर जो बनाएंगे ये कार्बन में कौन सा पाई लीजिएगा? फिर ले लीजिए पी एक्स या पी वाई कोई ले लीजिए। अब देखिए अगर आपने ये जेड लिया तो इसका भी जेड लेना होगा भाई। अगर आपने ये जेड लिया तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी पीजेड होना चाहिए। बट अगर इसका ये आपने पी वाई लिया तो इसका क्या होना चाहिए बताइए? बोलिए। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर ये जेड है देखिए अपने मन से मानते हैं सिर्फ कि अगर ये मान लिया आपका ये वाई एक्सिस है क्या दोस्त? वाई एक्सिस है ना।
अगला जो यहाँ पे जेड बनाइएगा, क्या भाई इसके परपेंडिकुलर बनेगा क्या? नहीं समझ पा रहे भैया? अब यहाँ बनाएंगे इसमें मिक्स हो जाएगा ना। जो यहाँ जेड बनाइएगा, ये कार्बन का जेड लीजिएगा, क्या इसके परपेंडिकुलर होगा क्या? देखिए ये भी परपेंडिकुलर होगा क्या? नहीं होगा भाई। तो यहाँ अगर जेड बनाइएगा तो मान लेते हैं कि ऐसे बनेगा जेड, अच्छे से बनेगा ऐसे होगा क्या? थोड़ा यहाँ पे आ जाइए तो अब इसमें थोड़ा यहाँ क्या लेना चाहते हैं आप? अब देखिए यहाँ गैप मिल गया ना आपको, तो यहाँ देखिए फिर आप ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए सेम प्लेन मिल जाएगा। जब यहाँ प्लेन सेम आपका देखिए क्या डीलोकलाइजेशन हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे सेम प्लेन है ना आपका। यहाँ क्या प्लेन मिल गया आपको? सेम। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया आपको? परपेंडिकुलर। तो डीलोकलाइजेशन के लिए अब बताइए इसको क्यूमुलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड सिस्टम। और ये आपका होता है कंजुगेटेड सिस्टम, और एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। इसको होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ये हो गया आपका कंजुगेटेड सिस्टम, ये हो गया आपका क्यूमुलेटेड सिस्टम। तो रेजोनेंस के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए? बोलिए भाई, कौन सा सिस्टम चाहिए? जब कंजुगेटेड होगा, देखिए जो P और P है ये सेम प्लेन में होगा, तभी जाके आपका रेजोनेंस होगा। यहां पे अगर आप लीजिएगा परपेंडिकुलर हो गया ना, इसमें कभी भी रेजोनेंस। समझे भाई? थोड़ा बहुत बोलिए कि नहीं है कुछ?